हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएस एग्ज़ाम 2026-27 क्लास 6 के इतिहास देखेंगे। यहाँ हम कक्षा 6 के इतिहास के 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप सभी लोग एक कॉपी पे लेंगे और 1 से लेकर 40 तक की गिनती लिख लीजिए और साथ में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो। यानी कि जब आप 1 से लेकर 40 तक गिनती लिखेंगे तो अगर आपका क्वेश्चन सही होता तो उस पर सही लगा लीजिए टिक, अगर गलत होता तो गलत टिक लगा लीजिए। इसके बाद करना क्या, आपको उनको गिन लेना है, उन टिकों को आपको गिन लेना है, फिर बताना है कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो तैयार है सभी लोग? चलिए देखते हैं आज की क्लास को। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ एनएमएस की पूरी जानकारी और पढ़ाई करवाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा आज की क्लास का, कहेंगे प्राचीन काल के अवशेषों या भौतिक साक्ष्यों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा पुरातत्व विज्ञान, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को कि भोजपत्र किस वृक्ष की छाल से तैयार किया जाता था। तो कहेंगे भुर्ज नामक वृक्ष था। तो ये तो प्रश्न काफी सरल हो गया। खैर अगला प्रश्न क्या है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तीसरे का उत्तर कहेंगे कि न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है। चौथे का आंसर हो जाएगा सी, आहत या पंचमार्क सिक्के। अगला प्रश्न क्या है 5 नंबर कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो कहेंगे राजतरंगिणी के लेखक बताएंगे जल्दी से कौन हो जाएंगे। तो 5वें का आंसर हो जाएगा कल्हड़, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो ह्वेनसांग की बात है कि ये बताना है आपको कि किसके शासनकाल में आता है। तो छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव इतिहास का वह काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। लिखित विवरण ही ना हो तो क्या बताया था आपको, क्या पढ़ाया था ऑफलाइन में, ऑफलाइन कोचिंग में। 7वें का आंसर क्या हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। अगर बोला जाता लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया तो कहेंगे आदि ऐतिहासिक, और अगर बोला जाए लिखित साक्ष्य भी मिला और उसको पढ़ भी लिया गया तो वो ऐतिहासिक काल हो जाएगा। आपको तीनों कालों के बारे में पता होना चाहिए। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 8 कि आग की खोज मानव ने किस काल में की थी। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 9 नंबर प्रश्न कि मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा था। तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन सी कुत्ता हो जाएगा। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे है नया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। 10वां प्रश्न क्या हो जाएगा कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। 10वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल, क्या कहेंगे नवपाषाण काल। 11वां प्रश्न क्या है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था। 11वें का उत्तर क्या हो जाएगा तांबा, क्या हो जाएगा तो तांबा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो कहेंगे नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज 1921 में किसने की थी। तो किसने की थी बताएंगे। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा बी दयाराम साहनी, ये बात आपको याद रखनी है। 14 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य किस हड़प्पाकालीन नगर से प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या कहेंगे मोहनजोदड़ो, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए हम 40 प्रश्न करवाएंगे, कितने 40, और अभी हम 15 नंबर प्रश्नों पर हैं। तो करेक्ट आंसर बताएंगे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो कहेंगे गुजरात। लोथल को देखते ही आपको गुजरात दिखाई पड़े। अगला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। बताएंगे किससे परिचित नहीं थे। 16 का उत्तर क्या हो जाएगा लोहा। किससे परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे।
प्रश्न नंबर 17 क्या है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो कहेंगे वेदों की कुल संख्या 4 है। कितनी कहेंगे? तो 4 है। प्रश्न नंबर 18 क्या है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो कहेंगे ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर यानी टैक्स क्या कहलाता था? 20वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उसे हम बलि कहते थे। टैक्स को हम क्या बोलते थे? बलि। बलि मतलब किसी का हत्या ना करना, क्या होता था? टैक्स होता था या कर बोलते थे। अगला प्रश्न क्या है 21 नंबर कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध। कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जिसे जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था ना, उसको क्या कहते हैं, यानी वो किस नाम से जाना गया? ये बात भी आपको याद रखनी है। तो कहेंगे वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उसको क्या बोला गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब आपको बताना है कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो बहुत बढ़िया, क्या कहेंगे? ऑप्शन सी कहेंगे, सारनाथ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सारनाथ। अगला प्रश्न क्या है कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म की बात चल रही है और 24 और अंतिम की बात आएगी तो महावीर स्वामी। अगर यहाँ पहले तीर्थंकर की बात होती तो क्या बोलते हैं? ऋषभदेव। ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहेंगे वैशाली के कुंडल ग्राम में। प्रश्न नंबर 25 क्या है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने महाजनपदों का अस्तित्व था? तो सभी को पता होना चाहिए कि 2 कैसे थे? गणतंत्र थे, 2 गणतंत्र थे और बाकी 14 कितने थे? राजतंत्र थे। 14 थे राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र। तो टोटल 2 और 14 कितने हो गए? 16। तो कितने थे 6ठी शताब्दी में? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 16 जनपद थे। 26वां प्रश्न क्या है कि महाजनपद काल में मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? 26 का उत्तर हो जाएगा बी, राजगृह या ग्रीवराज भी उसे हम कहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? कहेंगे अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। सभी लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा। ये HW होमवर्क है कि इंडिका किसने लिखा है? इंडिका किसने लिखा, यानी इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? खैर 29 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो 29 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने की प्रतिज्ञा और बौद्ध धर्म अपनाया? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। क्या कहेंगे? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 31 नंबर कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं तथा यह कहाँ से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, तीलियां कितनी है? तो देखिए 2 जगह आपको 24 दिख रही ना, तो यानी सी ऑप्शन काट दीजिए और बी ऑप्शन काट दीजिए। अब यहाँ एक जगह 24 सारनाथ के अशोक, दूसरा क्या 24 वैशाली स्तंभ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कंफ्यूजन अब से नहीं होना चाहिए। यह तीलियां 24 तीलियां तो है, लेकिन ये लिया कहाँ गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न क्या है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक या प्रथम महान सम्राट किसे माना जाता है? देखिए बात वास्तविक के आगे तो प्रश्न में श्रीगुप्त या घटोत्कच नहीं लगेगा। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। 33 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखेंगे 34 नंबर प्रश्न को कि चीनी यात्री फायान किस राजा के शासनकाल में भारत आया? 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 की कि महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35वें प्रश्न का? ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त काल। क्या कहेंगे? तो बच्चा गुप्त काल कहेंगे। ठीक है, 36
36 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, देखेंगे 36 नंबर कि कुमार गुप्त द्वारा स्थापित प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था। 36वें का आंसर हो जाएगा बी, नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखिएगा कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय। 37 नंबर प्रश्न क्या है कि पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी। अब कहाँ थी, बाद में या पहले में, तो आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन ए 37 का ए, यानी कि थानेश्वर रहती है, बाद में क्या हो जाती, कन्नौज। ये प्रश्न में नहीं पूछा गया कि बाद में बताना है, आपको पहले की बताना है। ठीक है, आपको दोनों चीजें पता चल गई कि पहले तो थानेश्वर रहती है, बाद में ये कन्नौज हो जाती है। अगला प्रश्न क्या है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की। 38 का उत्तर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाणभट्ट। 39 का आंसर क्या होता है बताएंगे सभी लोग कि राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था। तो 39 का आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। देखेंगे प्रश्न नंबर 40 कि प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करने वाला शासक कौन था। तो 40 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्लास आपको कैसी लगी है आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो अभी हमने HW होमवर्क में वर्क दिया है आप सभी को, सभी लोग उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर उसका करिएगा। और बात करेंगे कि अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही आप यूट्यूब खोलो आपको क्लास दिख जाए। ठीक है, आपको क्लास दिख जाए और ढूंढना ना पड़े, भटकना नहीं पड़े, क्योंकि हमको पता है नवंबर में एग्जाम होंगे और हम नवंबर तक की पूरी तैयारी आप सभी की करवाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में क्या होगा, 7th का हिस्ट्री, इतिहास होगा। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी क्लास पड़ेगी आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। मिलते हैं कल की क्लास में।